पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का मेन थीम क्या है? ये चीज डिसाइड करना कि कंपनी किसको बोनस देगा, कब कंपनी को बोनस देना ही पड़ेगा, और मिनिमम बोनस कितना होना चाहिए और मैक्सिमम बोनस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मेन क्राइटेरिया इसमें मिनिमम और मैक्सिमम बोनस देखने का है। पहला बात तो ये एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा कि बोनस देना ही पड़ेगा? जिस कंपनी में 20 से ज्यादा वर्कर है। ठीक है, और जिनका सैलरी विद इन 15,000 है, उन एम्प्लॉइज के लिए बोनस मिलना हक बनता है उनका। तो जिस कंपनी में 20 से ज्यादा है और फिर तुम्हारे एम्प्लॉइज का सैलरी मिनिमम जिनका 15,000 या उससे कम है, क्योंकि गवर्नमेंट बोलता है जो लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं ना, 25-30 हजार रुपया महीना, उनको बोनस दे नहीं दे वो कंपनी का चॉइस है, लेकिन कम वालों को बोनस मिलना चाहिए। अब एक बात ध्यान रखना, हम यहाँ पे नोट्स में लिखा है सैलरी विद इन 21,000 पर मंथ। ये जो नया कोड ऑफ वेजेस एक्ट है ना, इसमें 21,000 रुपया सैलरी तक वालों को बोनस मिलना चाहिए, ये बोला गया। लेकिन पुराना एक्ट में कितना है? 15,000। तो सर हम एग्जाम में क्या लिख के आए? बेटा जी दोनों लिख के आना। बात समझ में आया मेरा? दोनों लिख के आना। मतलब तुम बोलना एज पर ओल्ड एक्ट या एज पर करेंट एक्ट, ओल्ड में मत बोलो। एज पर करेंट एक्ट कितना है? 15,000 पर मंथ। जिनका 15,000 या 15,000 से नीचे सैलरी है उनको बोनस मिलना चाहिए। लेकिन एज पर कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019 it is proposed that the person who are getting salary less than 21,000 per month should get bonus। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा पेड टू एवरी एम्प्लॉय ड्रॉइंग वेजेस नॉट एक्सीडिंग सच अमाउंट एज प्रेस्क्राइब बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और वो अमाउंट कितना है अभी? 15,000 और नया एक्ट में 21,000। तो हर उस एम्प्लॉय को बोनस मिलने का हक बनता है। सर ज्यादा वालों का, अरे कंपनी दे वो अच्छा बात है, गवर्नमेंट ये नहीं बोल रहा ज्यादा वालों को दो मत बोनस, ठीक है। लेकिन सर जी अब जिनका 35,000 40,000 50,000 रुपया महीना है उनको कभी बोनस नहीं दे या नहीं दे, उससे गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट लोअर क्लास वाले एम्प्लॉयज का ध्यान रखने के लिए बनाया गया। ठीक है, अच्छा अब आता है सर अमाउंट वाइज समझ में आ गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वाइज समझ में आ गया। अब आ जाते हैं कितना बोनस और मिनिमम कितना दिन काम करने पे। तो बोला वर्क एटलीस्ट 30 डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर। जो एम्प्लॉय 15,000 से कम वेजेस पा रहा है लेकिन मिनिमम 30 दिन तुम्हारे यहां काम किया है साल में, वो बोनस का हकदार है। ही हैज अ राइट टू रिसीव बोनस। ठीक है, क्लियर है? अब बोला मिनिमम बोनस कितना देना पड़ेगा। बोला 8.33% ऑफ वेजेस अर्न या फिर ₹100 विच एवर इज हायर। तो मिनिमम बोनस का अमाउंट और परसेंटेज कितना बोला? बोला 8.33 जितना तुम्हारा वेजेस है उसका। ठीक, लेकिन सर अगर मान लीजिए किसी का वेजेस इतना ही कम है कि उसका 8.33 जब कैलकुलेट करें वो 100 रुपए से कम आ जाए, तो तब उसको 100 रुपए तो मिनिमम मिलना ही चाहिए ना। ए भाई 100 रुपए के नीचे किसी को क्या दोगे? तो गवर्नमेंट क्या बोला कि देखो 8.33 के हिसाब से जो आ रहा है वो दे दो, मिनिमम कम से कम उतना बोनस। लेकिन सर वो फिगर कैलकुलेट करे और वो 100 रुपए से कम आ जाए तो मिनिमम 100 रुपए तो दे दो। ठीक बात? जी सर। हाँ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हम 2 वर्ड बोलने जा रहे हैं जिनके ऊपर ये पूरा चैप्टर आगे चलेगा। यहां पे एक वर्ड बोला, ये जो मिनिमम बोनस है ये एम्प्लॉयर को कब देना है? वेदर और नॉट एम्प्लॉयर हैज एलोकेबल सरप्लस ड्यूरिंग प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। उसके बाद बांटने के लिए पैसा था या नहीं था। मतलब मिनिमम बोनस देने के लिए ना एक कैलकुलेशन सीखेंगे अभी आगे।
अवेलेबल सरप्लस एंड एलोकेबल सरप्लस, दो आगे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड सीखने जा रहे हैं। अवेलेबल सरप्लस माने तुम्हारे पास कितना सरप्लस अवेलेबल है, और एलोकेबल मतलब उसमें से कितना बोनस के रूप में बांटने के लिए गवर्नमेंट तुमको बोलता है। ये दो कैलकुलेशंस आगे सीखोगे। लेकिन यहां अभी क्या पढ़े, सर एलोकेबल सरप्लस नहीं भी हो कंपनी के पास, फिर भी मिनिमम बोनस तो देना ही पड़ेगा, और वो कितना है 8.33 ऑफ द वेजेस और ₹100 विच एवर इज हायर। मेरा बात क्लियर? अब तक 4 काम का बात पढ़े हो बेटा। एक तो मिनिमम बोनस कितना होगा, देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसी कंपनी को जिसके यहाँ 20 से ज्यादा एम्प्लॉई हो, और उन्हीं एम्प्लॉई के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है जिनका वेजेस 15,000 से कम हो एज पर करेंट एक्ट, या 21,000 से कम हो एज पर प्रपोज्ड कोड ऑफ वेजेस एक्ट। ठीक है, जी सर। where wages exceeds amount of wages per annum as determined by notification by appropriate government। अगर तुमको appropriate government बता रहा है कि कितना वेजेस पे ये बोनस देना है, तो बोल रहा है क्या करना है। अगर तुम्हारा वेजेस उससे ज्यादा हो रहा है जितना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोला है, तो वेजेस फॉर बोनस, कितना वेजेस पे बोनस। सर मेरा अगर 15,000 रुपया महीना है वेजेस, क्या पूरा 15,000 का 8.33 निकालना पड़ेगा क्या? गवर्नमेंट बोला नहीं, गवर्नमेंट बोला नहीं, पूरा 15,000 का तुमको बोनस नहीं कैलकुलेट करना है। तो सर कितना क्या कैलकुलेट करना है, वो तुम्हारा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तुमको बताएगा। हम बता देते हैं 7,000 रुपये। सर मेरा वेजेस अगर 6,000 है तो कितना पे बोनस मिलेगा, 6,000 का 8.33। ठीक है, लेकिन मेरा वेजेस अगर 9,000 है तो 9,000 का 8.33 गवर्नमेंट नहीं बोला, गवर्नमेंट क्या बोला, 7,000 का 8.33 निकालो। मतलब मैक्सिमम जो वेजेस मानेंगे जिस पर बोनस कैलकुलेट होगा वो 7,000 होगा। अब इसीलिए गवर्नमेंट बोल रहा है कि कोई एम्प्लॉय अगर ऐसा है जिसका सैलरी 35,000 है, तो उसको 35,000 का 8.33 बोनस मत दे दो। तुम चाहो तो 7,000 को बेंचमार्क बना के 7,000 पे 8.33 कैलकुलेट करके बोनस दे दो। मेरा बात क्लियर? हाँ सर। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला कि अगर किसी का वेजेस एक्सीड कर रहा है वो लिमिट से, तो देखो रूल क्या बोला, वेजेस सो डिटरमाइंड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और मिनिमम वेजेस बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट व्हिचएवर इज लोअर। क्या बोला, वेजेस सो डिटरमाइंड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और मिनिमम वेजेस बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट व्हिचएवर इज लोअर। तो अगर तुम्हारा 6,000 वेजेस है तो 6,000 7,000 में कौन लोअर, 6,000। 6,000। लेकिन अगर तुम्हारा वेजेस 11,000 है तो 11,000 और 7,000 में कौन लोअर, 7,000। हाँ, तो यही बात यहाँ बोलना चाहता था। ठीक है सर, आपका मिनिमम बोनस का बात समझ में आ गया। मिनिमम बोनस कितना देना पड़ेगा, जो अभी वेजेस बोले वो वाला फिगर का 8.33 या ₹100 whichever इज हायर। आप हमको ऊपर एक बात बोल रहे थे, सर मैक्सिमम बोनस कितना, 20% ऑफ द सैलरी और वेजेस। ठीक बात, लेकिन सब्जेक्ट टू एलोकेबल सरप्लस। सर कब मिनिमम बोनस देना है, कब मैक्सिमम बोनस? मेरा बात बहुत गौर से सुनना, ये लास्ट काम का बात बता रहे हैं, इसके बाद खाली कैलकुलेशन चलेगा। कब मिनिमम बोनस देना और कब मैक्सिमम बोनस। बेटा जी यहाँ बहुत थोड़ा पेचीदा बात बोला, कंफ्यूजिंग बात बोल रहा है, सुनना बहुत ध्यान से, नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट करेंगे। अगर तुम्हारा एलोकेबल सरप्लस जो है ना, तुम्हारा एलोकेबल सरप्लस, तुम्हारा जो मिनिमम बोनस का अमाउंट आ रहा है उससे ज्यादा है, तो तुमको मैक्सिमम बोनस देना ही पड़ेगा। और अगर तुम्हारा एलोकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से भी कम है तो मिनिमम बोनस तो देना ही पड़ेगा। हम क्या बोल गया, हम अभी तक जो पढ़े हम उसको एक बार रिपीट लाएगा, बट अभी जो बोलने जा रहा है वही अल्टीमेट बात है जहां पे लोगों को ट्रबल होता है। सर कब मिनिमम बोनस, कब मैक्सिमम बोनस? अगर तुम्हारा एलोकेबल सरप्लस, सर वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम बताएगा आगे।
अब दो ही टॉपिक सीखना आ गया, एलोकेबल और अवेलेबल सरप्लस कैसे कैलकुलेट होता है। अगर तुम्हारा एलोकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस जो तुम्हारा टोटल बन रहा है ना, हाँ सारा एम्प्लॉय मिला के, उससे ज्यादा आ जाए तो तुमको मैक्सिमम बोनस देना है। वो कितना है? 20% ऑफ द सैलरी और वेजेस। लेकिन अगर तुम्हारा एलोकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से कम है तो भी कितना बोनस देना है? मिनिमम बोनस। इसीलिए हम ऊपर ये लाइन पढ़ाया था कि अगर तुम्हारा एलोकेबल सरप्लस में पैसा नहीं भी हो तो भी मिनिमम बोनस तो देना ही पड़ेगा। तो अब अगर नटशेल में बात कर ले, सर अगर मेरा एलोकेबल सरप्लस मेरे टोटल मिनिमम बोनस से ज्यादा है तो हम 20% ऑफ द वेजेस बोनस बांटेंगे, और अगर मेरा एलोकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस जितना आ रहा है उससे कम है तो मिनिमम बोनस तो देंगे। और मिनिमम बोनस कितना होता है? 8.33 ऑफ द वेजेस और ₹100 विच एवर इज हायर। और मैक्सिमम बोनस कितना होता है? 20% ऑफ द वेजेस। या वेजेस क्या लेंगे सर? ₹7,000 और एक्चुअल वेजेस विच एवर इज लोअर। अब तक हम इतना ही काम का बात बोला है। ये बात जो हम बोल गया वो क्लियर है? सब में करेंगे, डोंट वरी, अभी उस पर प्रैक्टिकल सम करोगे। ठीक है, अभी उस पर प्रैक्टिकल सम करने जा रहे हैं लोग। जी सर। चलो, इसके पहले कुछ बात बोल रहे हैं, कौन कौन आदमी ये बोनस पाने का हकदार नहीं होगा, किसका किसका डिस्क्वालिफिकेशन है। सर अगर कोई फ्रॉड के केस में टर्मिनेटेड है तो उसको बोनस नहीं देंगे हम। मेरा कोई एम्प्लॉय को हम टर्मिनेट किए इस बात पे कि वो फ्रॉड किया है, सर वो बोनस पाने का हकदार कब हो जाता है? 30 दिन मिनिमम 1 साल में काम कर लिया है तो। जी सर। तो सर एक एम्प्लॉय है वो 30 दिन से ज्यादा काम किया 1 साल में, तो हिसाब से तो बोनस का हकदार हो गया। लेकिन सर उसको कंपनी से निकाला गया है या उसको सस्पेंड किया गया फ्रॉड के कारण, तब उसको उस समय बोनस नहीं देंगे। सर वो राइट्स या वायलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, फैक्ट्री में तोड़फोड़, आग लगाना, वर्कर से मारपीट, ये सब चीजों में इन्वॉल्व आदमी को हम बोनस नहीं देंगे। सिर्फ चोरी के केस में इन्वॉल्व है, स्टोर रूम से स्टॉक चोरी करता पकड़ा गया था, मशीन का पार्ट चोरी करता हुआ पकड़ा गया था, सर कंपनी का एसेट को या कैश को मिस अप्रोप्रिएट किया, मतलब कैश को गलत यूज किया या उड़ा दिया यहाँ वहां, कंपनी का प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता हुआ पकड़ा गया, किसी एम्प्लॉय के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में फंसा, मॉरल टर्पिट्यूड जिसको बोलते हैं, तो सर ये सब कांड में अगर कोई आदमी है तो वो बोनस पाने का हकदार। अब मेरा क्वेश्चन है, ट्रेनी होता है ना, ट्रेनी जो आप पे आर्टिकलशिप बोलते हैं, जी सर। वो बोनस का हकदार है कि नहीं? बोलो। नहीं है बेचारी, ट्रेनी तो एम्प्लॉय नहीं होता। लेकिन वो 30 डेज से ज्यादा हो भले, लेकिन वो एम्प्लॉय ही नहीं है, और तुम्हारा बोनस का हक तुम्हारा एम्प्लॉय होता है। बेटा ट्रेनी ना, ट्रेनी जो होता है ना जी। वो कंपनी का स्टाफ नहीं होता, ट्रेनिंग पीरियड पूरा होता है उसको हटना ही है, उसके बाद कंपनी का अच्छा उसको आगे वापस ज्वाइन कराएगा कि नहीं कराएगा, ठीक बात। जी सर। तो ट्रेनी एम्प्लॉय नहीं है, यानी अप्रेंटिसशिप या इंटर्न जिसको बोलते हो आर नॉट एम्प्लॉय, तो वो भी बोनस का हकदार नहीं है। लेकिन अब एक घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी आदमी जॉब ज्वाइन करता है अंकिता, तो बोलते हैं ना पहला 6 महीना तुम्हारा प्रोबेशनरी पीरियड है। क्या होता है प्रोबेशनरी पीरियड? सर पहला 6 महीना हम कंफर्म नहीं है, हम जॉब मेरा कंटिन्यू रहेगा कि आपको हटा सकते हैं, क्योंकि कंपनी भी तो तुमको देखेगा ना 6 महीना तक तुम आदमी कैसे हो, तुम्हारा काम कैसा है, तुमको नॉलेज कितना है। इंटरव्यू दे के रख तो लिया, बाद में पता चला ये आदमी बर्बाद है, काम के लायक ही नहीं, या इसका बिहेवियर बहुत ही खराब है, तो कंपनी उसको बोलेगा भैया तुम जा सकते हो। 6 महीना हम तुमको देखते हैं, लोग जनरली प्रोफेशनल पीरियड 6 महीना रखता है, कोई कोई कंपनी 1 साल भी रखता है। तो सर अगर कोई स्टाफ प्रोफेशनल पीरियड में, मान लो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 6 महीना का प्रोफेशनल पीरियड होता है, 6 महीना काम किया मतलब 30 दिन से ज्यादा काम किया साल भर में, क्या वो बोनस का हकदार होगा? नहीं सर। होगा, क्योंकि वो एम्प्लॉई है कंपनी।
भले ही प्रोविशनरी पीरियड में, लेकिन उसका कंपनी में रजिस्टर में नाम किस नाम से है? एम्प्लॉय मान के, एम्प्लॉय बोल के। तो सर यहाँ पे बहुत अच्छा कैचिंग पॉइंट दिया कि बोनस पाने के लिए तुमको कंपनी का क्या होना पड़ेगा? एम्प्लॉय। तो ट्रेनी वगैरह होते हैं, इंटर्नशिप आर्टिकलशिप वाले लोग एम्प्लॉय नहीं होते हैं, लेकिन प्रोविशनरी पीरियड वाले एम्प्लॉय होते हैं। तो सर जी ये सब पे आराम से केस लॉ बना सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे एकदम एक लाइन में इसको लिख दिया अपने को। हमको बुक पढ़ के जो बड़ा इंपॉर्टेंट रूल लगा वो तो हम लिखा ही, बट हमको बुक पढ़ के अगर कोई ऐसा बात लगा कि भैया ये वाला पॉइंट पे तो केस बनता है, हो सकता है नहीं हो सकता है वाला, तो हम उसको एक ही लाइन में ऐसे नोट डाउन करें। तो सर मोटा मोटी 90% बात क्लियर है। अब आप प्रैक्टिकल पार्ट पे ले आइए, मेन वही होगा जहां पहले अब हमको एलोकेबल और अवेलेबल सरप्लस कैलकुलेट करना सिखाइए, और उसके बाद ये सीखना सिखाइए कि कब मिनिमम बोनस दे और कब मैक्सिमम बोनस दे। ठीक बात? और कैसे कैलकुलेट करें। उसके पहले एक और छोटा सा बात, ऊपर आप बार बार एक बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, मिनिमम कितना दिन काम करेगा तो बोनस का हकदार होगा? 30 डेज। तो सर वो 30 डेज में क्या ले और क्या नहीं ले? सर ले ऑफ, कंपनी हमको छुट्टी दिया था, वो 30 डेज में काउंट होगा। लीव विद सैलरी, वो भी 30 डेज में काउंट होगा। टेम्पररी डिसेबलमेंट, काम करते करते फैक्ट्री में रात में चोट लग गया, मैटरनिटी लीव से, ये सब छुट्टी को भी पार्ट ऑफ द जॉब भी मानेंगे। तो अगर ये सब छुट्टी के कारण कोई का 30 डेज से कम कैलकुलेशन आ रहा है तो फिर भी वो माना जाएगा, वो 30 दिन काम किया उसको बोनस मिलेगा। ये बात समझ में आया जो लास्ट में बोला? हाँ सर। ठीक है, चलो एक बात, बहुत छोटा सा बात बोल रहे हैं। एक कंपनी है बेटा, उसका 4 ब्रांच है, एक हेड ऑफिस है। इस पूरा को एक एस्टेब्लिशमेंट माने, ये अलग अलग माने, 4 ब्रांच को 4 माने और कंपनी को 1 माने। तो एक ही तो माना। जनरली ये सिंगल, आपका बात करेक्ट है, ब्रांचेज आर, लेकिन जब बोनस देने का बात होता है ना बेटा, तो ब्रांच वाइज उसका सरप्लस चेक होता है। ये जो एलोकेबल अवेलेबल सरप्लस सीखने जा रहे हो ना अभी आप आगे, जी सर। वो ब्रांच वाइज होता है। तो बोला ब्रांचेज आर ट्रीटेड एज सिंगल एस्टेब्लिशमेंट। जनरली हम लोग ब्रांचेस को एक ही मानते हैं पूरा कंपनी के साथ, लेकिन अगर ब्रांच का सेपरेट बैलेंस शीट पीएल बन रहा है तो फिर उस ब्रांच को सेपरेट एंटिटी ट्रीट किया जाएगा। जनरली क्या बोला हम, एक ही मानेंगे, सारा ब्रांच हेड ऑफिस सब एक ही है, लेकिन अगर उस ब्रांच का सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रहा है, सेपरेट बैलेंस शीट पीएल बनता है, तो फिर वो ब्रांच को अलग ट्रीट किया जाएगा और देखा जाएगा वो ब्रांच में मिनिमम बोनस देना है कि मैक्सिमम बोनस देना। ठीक बात? जी सर। चलिए अब आप बढ़िया से एक एग्जांपल लीजिए और कैलकुलेशन पे आइए। तो भाई अब एक छोटा छोटा एग्जांपल हम ट्रीट करेगा। पहले बोल रहा है एलोकेबल सरप्लस, मान लो हमको कैलकुलेट करना आ गया और वो मेरा 5000 है, ठीक है। और जब हम अपने कंपनी का सारा एम्प्लॉय का जोड़ के मिनिमम बोनस कैलकुलेट किया, हम एक बार मान ले रहे हैं मेरा सैलरी 21,000 पर मंथ है स्टाफ का, ठीक है। तो जब हम सबका मिनिमम बोनस निकाला वो आया 2000, तो और मैक्सिमम बोनस भी कैलकुलेट करके निकाला वो आया 4800। आपको ना अंकिता एक बात बता देते हैं, जो फुल फ्लेजेड सम हम प्रैक्टिस कराएगा ना, जिसमें सारा चीजें निकाल रहे हैं, वो एग्जाम में नहीं देने का उम्मीद है, अच्छा। क्योंकि उतना बड़ा प्रैक्टिकल सम का स्कोप, आप लॉ पढ़ रहे हो बेटा, अकाउंट्स नहीं, ठीक है, या कॉस्टिंग नहीं। लेकिन पॉइंट इतना ही है कि आपको जानना पूरा डिटेल में। बट ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल है ना, ये जरूर पूछ सकता है, पूछे। तो हम क्या बोल रहे हैं, मेरा गौर करना, मेरा एलोकेबल सरप्लस कितना है 5000, मेरा मिनिमम बोनस आ रहा है 2000, जब हम कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं वो 8.33% के हिसाब से, और मेरा मैक्सिमम बोनस आ रहा है 4800। ठीक बात? तो बताइए हमको मिनिमम बोनस देना है कि मैक्सिमम बोनस देना है? रूल क्या बोलता है, इफ एलोकेबल सरप्लस इज मोर देन मिनिमम बोनस देन मैक्सिमम बोनस शुड बी गिवन। पॉइंट, इफ एलोकेबल सरप्लस इज मोर देन मिनिमम बोनस देन मैक्सिमम बोनस शुड बी गिवन। इस एग्जांपल में एलोकेबल सरप्लस कितना है 5000, जो कि ज्यादा है मिनिमम बोनस से।
तो सर जी हमको मैक्सिमम बोनस देना पड़ेगा। ठीक बात, ये हम ऊपर रूल बोला था, बस उसी रूल को एक एग्जांपल में। ठीक है, जी सर। एक और छोटा थ्योरेटिकल बात है सर, बोनस क्या होता है और कैसे देते हैं। जनरली बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं अंकिता, दिवाली बोनस, दुर्गा पूजा बोनस, न्यू ईयर बोनस, अगर महाराष्ट्र साउथ में हो तो बोलते हैं गणेश चतुर्थी पे बोनस, मतलब कोई ओकेजन पे बोनस बांटा जाता है। कोई कोई कंपनी होगा दुनिया में, इंडिया में खासकर, जो लोग ईयर एंड में एक बार 31 मार्च को बोनस दे रहे हैं, क्योंकि वो कोई फेस्टिवल नहीं है। इंडिया में जनरली बोनस वर्ड फेस्टिवल्स के साथ, ओकेजन्स के साथ कनेक्टेड किया जाता है। ठीक बात है। तो सर अगर मेरे को कोई कंपनी इंटरिम बोनस दे चुका है या कोई पूजा बोनस दिया है, और फिर जब ये फाइनल बोनस कैलकुलेट होगा ना, तो उसमें से वो माइनस करें कि नहीं करें। मान लो मेरा फाइनल बोनस आया 2400 रुपया, ये परसेंटेज वगैरह से कैलकुलेट करके, मेरा बॉस हमको दुर्गा पूजा पे ऑलरेडी 2000 रुपया दे चुका था, ऐसे ही बोनस के नाम पे, तब कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ था। क्या ये 2000 माइनस करें, सिर्फ 400 ही मिलेगा फाइनली, कि अभी भी हम 2400 के ही हकदार है। तो माइनस करके हाँ ऑब्वियस बात है सर, वो भी तो बोनस ही है। क्या हुआ, आपका बॉस बिना कैलकुलेट किए दे दिया तो बोनस के नाम पे पैसा, तो माइनस होगा। तो यही बात हम बोलना चाहते हैं कि इंटरिम बोनस हो या पूजा बोनस हो, या फिर एम्प्लॉयर को तुम्हारे कारण कोई लॉस कॉज हुआ है, तो वो सब वो माइनस करके तुमको फाइनल फिगर तुम्हारे हाथ में देगा। बात क्लियर है। ये वाला पॉइंट हम भी दोबारा गलती से लिख दिया। ये हालांकि हमने हो सकता है एग्जाम्पल की तरह लिया होगा कि एम्प्लॉय अगर डिसमिस होता है, ये सब रीजन से, फ्रॉड, रायट ऊपर पड़े थे ना, थेफ्ट या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, या कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट या मॉरल टर्पिट्यूड का केस में, तो फिर उसका बोनस को कैंसिल किया जा सकता है। तो ये अपने ऊपर पड़ चुके, तो यहाँ पे कोई बात नहीं था। हाँ लेकिन अगर, अब ये काम का बात है, लेकिन बाद में तुमको वापस जॉब में ले लिया गया विथ फुल वेजेस ऑफ पास्ट, यानी सर ये प्रूव हो गया, मान लो कि हम गिल्टी नहीं था। सर कोई कंपनी ऐसा होगा क्या जो गिल्टी वाले को पिछला पूरा वेजेस देते हुए जॉब पे दोबारा रख लेगा? कभी नहीं। अगर हमको एक एम्प्लॉय के ऊपर गड़बड़ी का बात था, उसको हम जॉब से हटा दिया था 4 महीना तक, तो हम अगर वो गिल्टी पाया गया है, हम हो सकता है उसको दोबारा रख लें, सजा दे के, वो अलग बात है। बट ऑब्वियस बात है, हम पिछले 4 महीने का वेजेस तो अब नहीं देंगे। हम बोलेंगे रहना तो दोबारा नया से आ जाओ, नहीं तो भूल जाओ, निकलो यहां से, है ना। तो सर जी उस केस में तो सिंपली समझ में आता है। लेकिन अगर फुल वेजेस पे दोबारा रखा है, मतलब हम प्रूव हुआ है कि हम गिल्टी नहीं था ऊपर वाले केसेस में। अरे चोरी का इल्जाम लगना और चोरी प्रूव हो जाना दो अलग बातें होती है सर। तो अगर मेरे को रीइंस्टेट किया गया है जॉब में विथ फुल वेजेस ऑफ पास्ट पीरियड, तो फिर मेरा पूरा बोनस का भी हक बनता है। ठीक बात। तब बॉस ये नहीं बोल सकता वो बोनस भूल जाओ, बाद में अगले साल देखेंगे, नहीं सर। ठीक है। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन एक और काम करता है, तुम्हारा बोनस को तुम्हारे प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक कर देता है। अब ये क्या होता है, क्या होता है, जो जितना काम करेगा तुम जितना तुम लोग एक्स्ट्रा फायदा दोगे उस पर वो एक्स्ट्रा पैसा बोनस। तुम मैंने अभी लेबर चैप्टर पढ़े हो थोड़ा बहुत कॉस्टिंग में, बीकॉम लेवल पे भी पढ़े हो, अभी भी थोड़ा बहुत पढ़े हो एक बार। तो वहां बेटा पढ़ते हो ना कि वो 10 पीस बनाना था लेकिन 10 से ज्यादा बना दिया, तो एक्स्ट्रा बनाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा। मतलब नॉर्मली हम 10 पीस तक 10 रुपया पर यूनिट ही देता था, लेकिन क्योंकि तुम 12 पीस बना दिए, तो जो एक्स्ट्रा 2 पीस बनाए हो हम उस पर 12 रुपया करके देंगे, मतलब 2 रुपया एक्स्ट्रा देगा हर एक पीस का। तो यही तो होता है प्रोडक्टिविटी लिंक। तो सर अगर प्रोडक्टिविटी से लिंक करके मेरे को बोनस दिया जा रहा है, तो कंपनी को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉर्मूला से जो मिनिमम बोनस आएगा ना, उतना कम से कम एम्प्लॉय को देना ही पड़ेगा। तुम ये नहीं बोल सकते प्रोडक्टिविटी के कारण मिनिमम बोनस से कम पैसा दे दिया, मिनिमम बोनस से कम नहीं दे सकते।
इसमें भी वो एलोकेबल मतलब सरप्लस है वो आएगा ना? सब कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद देखेंगे जो मिनिमम बोनस आ रहा है उतना तो देना है ना। तो हम ये नहीं बोल सकते प्रोडक्टिविटी के नाम पे तुम्हारा मिनिमम बोनस, तो वैसे तो नॉर्मल फॉर्मूला से 4,000 रुपया बनता था, लेकिन प्रोडक्टिविटी के कारण ये 3,500 ही बनता है, तो ये लो 3,500 बोनस। नहीं सर हमको 4,000 बोनस तो आपको देना ही पड़ेगा। आप किसी भी नाम से घुमा के दीजिए, मिनिमम बोनस से नीचे आप नहीं दे सकते, ठीक है। और एम्प्लॉय खुद भी चाहे तो अपना राइट को वेव नहीं कर सकता। कई बार क्या है ना बेटा, ये लेबर क्लास का बात हो रहा है, कंपनियां बदमाशी करती है, बोलती है एम्प्लॉय खुद ही मान लिया मेरा बात को, क्या उसको कम बोनस में भी रेडी है वो। सर एम्प्लॉय ना उतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो लॉ नहीं पढ़ के आए, उसको लग रहा है नौकरी बचाना है, अरे जो मिल रहा है एक्स्ट्रा वो ले लो ना, सैलरी तो मिल ही रहा है, एक्स्ट्रा जो भी मालिक दे दे ठीक ही है। तो एम्प्लॉय भी चाहे तो अपना राइट को वेव नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो तुम एम्प्लॉय के साथ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था केस लॉ के लिए, ठीक है। हाँ सर। तो ये बात बहुत बढ़िया पढ़ने लायक था। अब आते हैं उस प्रैक्टिकल पार्ट पे, एलोकेबल और अवेलेबल सरप्लस पे। ये एक टॉपिक है सेट ऑन एंड सेट ऑफ, ये अपने पहले अवेलेबल एलोकेबल सरप्लस का कहानी जान लेंगे, उसके बाद बात करेंगे प्रैक्टिकल सम में, ठीक है। यहां पर ये तो सेट ऑन सेट ऑफ का ही सम है। तो पहले आ जाओ एलोकेबल सरप्लस पे। एलोकेबल सरप्लस कितना होता है सर? तो कंपनी का जो अवेलेबल सरप्लस है ना सर, अवेलेबल सरप्लस वो बाद में जानेंगे, पहले एलोकेबल सरप्लस का रूल जान लो, फिर अवेलेबल सरप्लस पे आ रहे, अगला ही टॉपिक होगा। सर अवेलेबल सरप्लस अगर कंपनी डिविडेंड नहीं बांट रहा है तब, और डिविडेंड बांट रहा है तब, दो केस का बात कर रहे हैं। अगर कंपनी डिविडेंड नहीं बांट रहा है तो जितना तुम्हारा अवेलेबल सरप्लस है ना, उसका 67% शुड बी दी एलोकेबल सरप्लस। क्या बोला? अगर तुम्हारा कंपनी डिविडेंड नहीं बांट रहा है तो तुम्हारे अवेलेबल सरप्लस का 67% शुड बी एलोकेबल सरप्लस, और अगर तुम्हारा कंपनी डिविडेंड बांट रहा है तो 60% ऑफ अवेलेबल सरप्लस शुड बी योर अवेलेबल एलोकेबल सरप्लस। तो कितना कितना परसेंट है? 67 एंड 60। अब सर ये अवेलेबल सरप्लस क्या है? देखो उसका यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, तुम्हारा जीपी है, जीपी उसमें से डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 मतलब इनकम टैक्स वाला माइनस कर लो, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस कर लो, कोई भी अदर अमाउंट एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, इस चैप्टर का एक शेड्यूल 3 है, वहां पे जो जो अमाउंट कंपनी को माइनस, यानी तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही वो माइनस कर लो। अगर तुम एम्प्लॉय का डेवलपमेंट या कोई अलाउंसेस दे रहे हो एम्प्लॉय को इन्वेस्टमेंट के लिए, वो माइनस कर लो। तो सीधा बोल रहे हैं डेप्री, प्रोविजन फॉर टैक्स, एनी अमाउंट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 एंड अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट या रिबेट या इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस, अगर इन नामों से कोई भी आइटम है तो वो माइनस कर लो। अब जो आएगा उस सरप्लस को क्या बोलेंगे? अवेलेबल सरप्लस, मतलब बांटने लायक, बांटने के लिए अवेलेबल, ठीक है। हाँ सर। तुमको एग्जाम में ये कैलकुलेट करने कभी नहीं बोलेगा, डोंट वरी। तुमको केवल इसका एड लेस का आइटम थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं जब लिखने बोल दो तो लिखने के लिए। तो डेप्री एज पर इनकम टैक्स सेक्शन 32 मतलब इनकम टैक्स वाला डेप्री, मतलब अकाउंट्स वाला नहीं, इनकम टैक्स वाला। प्रोविजन फॉर टैक्स एंड अदर अमाउंट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, मेनली तो इतना ही है, और ये एनी अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट रिबेट या इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस। ये जो फिगर आएगा उसको क्या बोलेंगे? अवेलेबल सरप्लस। लेट्स से मेरा जीपी आया 5 लाख, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स आ रहा है 50,000, प्रोविजन फॉर टैक्स आ रहा है 70,000, अदर अमाउंट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 आ रहा है 1,20,000, डेवलपमेंट रिबेट या इन्वेस्टमेंट अलाउंस बोल के फिगर आ रहा है मान लो 15,000। ये सब माइनस किया,
तो 5 लाख में से एक 20 और ये एक 20, 2 40 और 15 265। 5 लाख में 265 गया, 55 होगा। यहाँ 255 आ रहा है क्या? एक बार चेक कर लो। 5 लाख माइनस 50,000 माइनस 70,000 माइनस एक 20, हाँ माइनस 15,000, 245 हो रहा है। 2,45,000 मेरा क्या है? अवेलेबल सरप्लस। ठीक है, अब इसमें अगर हम डिविडेंड बांटता है मेरा कंपनी तो इसका 60%, और अगर डिविडेंड नहीं बांटता है तो इसका 67% विल बी माई एलोकेबल सरप्लस। तो 2,45,000 अगर एक बार मानते हैं मेरा कंपनी डिविडेंड बांटता है तो इंटू 60%, तो 1,47,000 इज माई। हाँ, अब हम बोनस निकालेगा एक एक एम्प्लॉय का। अगर किसी एम्प्लॉय का 7,000 से कम अगर वेजेस है, मान लो मेरे यहाँ 10 एम्प्लॉय है जिनका 6,000 करके वेजेस है, तो 60,000 हुआ। और मेरे यहाँ और 12 एम्प्लॉय है या और 15 एम्प्लॉय है जिनका वेजेस 6,000 से ज़्यादा है, 9,000 से भी ज़्यादा है मान लो, तो हम यहाँ 7,000 ही लेगा, है ना? हाँ। तो सर कितना होगा? 15,000, 15 इंटू 7,000, 1,05,000। और ये आ रहा है 60,000, 1,65,000। इतना मेरा वेजेस बनता है। तब इसका 8.33, 44 सॉरी 1,65,000 इंटू 8.33%, 13,745। इतना रुपया हमको बोनस देने। क्या मेरा बोनस, मिनिमम बोनस एलोकेबल सरप्लस से, एलोकेबल सरप्लस कितना है मेरा? 1,65,000 नहीं, कितना गया वो निकाला था हम 60%, 1,45,000। तो मेरा एलोकेबल सरप्लस है 1,45,000, तो मिनिमम बोनस है 13,745। एलोकेबल सरप्लस है 1,47,000। 1,47,000, ठीक है, जो भी है। तो वो मेरा मिनिमम बोनस से ज़्यादा है ना, तो मेरे को क्या देना होगा? मैक्सिमम बोनस, जो कि कितना है? 20%। 1,65,000 का 20% कितना निकलेगा? 32,000, 33,000 रुपये। तो इतना हमको बोनस देना ही पड़ेगा। बात क्लियर? अब आते हैं हम इसी के साथ सेट ऑन सेट ऑफ को पकड़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है ये? सर कभी कभी क्या होता है ना, आप मैक्सिमम बोनस दे दिए, आपका एलोकेबल सरप्लस जो था ना, एलोकेबल सरप्लस वो मैक्सिमम बोनस से भी ज्यादा है, जो कि है इस केस में। मेरा मैक्सिमम बोनस कितना आ रहा है बेटा? 33,000, और मेरा एलोकेबल सरप्लस है 1,47,000, 1,47,000। तो मेरा एलोकेबल सरप्लस जो है वो मैक्सिमम बोनस से भी ज्यादा है। तो जो डिफरेंस अमाउंट बच गया ना एलोकेबल सरप्लस का मैक्सिमम बोनस बांटने के बाद भी, जी सर, वो अगले साल कैरी ऑन हो जाएगा। मान लो इस एग्जांपल में लेते हैं, मेरा मैक्सिमम बोनस से ज्यादा है एलोकेबल सरप्लस, हाँ है, आपका एलोकेबल सरप्लस 1,47,000 है, जबकि आपका मैक्सिमम बोनस कितना आ रहा है? 33,000। कितना का गैप आ रहा है? 1,14,000 का मेरा जो है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल। अब अगले साल फिर हम देखेंगे ना मैक्सिमम बोनस देना है कि मिनिमम बोनस देना है, तो उस साल के एलोकेबल सरप्लस से ये ऐड हो जाएगा। तो अगर कोई ये तुम्हारा एलोकेबल सरप्लस बहुत ही कम आ गया तो ये फिगर ऐड होने के कारण तुम एम्प्लॉय को फायदा हो जाएगा, है ना? तो गवर्नमेंट यही बोला, गवर्नमेंट बोला अगर तुम्हारा एलोकेबल सरप्लस जो है ना वो मैक्सिमम बोनस से भी ज्यादा है
तो मैक्सिमम बोनस तो दे दो पहले शांति से, और जो डिफरेंस बच जाए उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल के एलोकेबल सरप्लस में ऐड कर लेंगे। सर ये कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा? 4 years, नेक्स्ट 4 अकाउंटिंग ईयर्स। सर तब तक भी अगर यूज नहीं हो पाया, कैरी फॉरवर्ड होता रहा, उसको फिर भूल जाओ। इस पर भी बढ़िया प्रैक्टिकल सम करेंगे, ठीक है। और सेट ऑफ कब होगा? सर ऐसा भी तो हो सकता है कंपनी, हम क्या बोला था, एलोकेबल सरप्लस से ज्यादा मिनिमम बोनस आ रहा है तो मिनिमम बोनस तो देना पड़ेगा। सर कंपनी तो लॉस खा के बोनस दिया, मतलब मेरे पास बांटने के लिए बेटा 15,000 रुपया था, अब मेरा मिनिमम बोनस का वैल्यू ही आ रहा है 18,000 रुपया, तो सर मिनिमम बोनस तो फिर भी देना पड़ेगा लॉस खा के भी। हाँ देना तो पड़ेगा, मजबूरी है, कोई बात नहीं ना। गवर्नमेंट बोले तुम दुखी मत हो, तुम ये जो 3,000 अपनी जेब से लॉस खाए हो, ये अगले साल के जब सरप्लस होगा वहां पहले एडजस्ट कर लेना, फिर जो बचेगा फिर उस पर बोनस कैलकुलेशन देखना। तो सेट ऑन एंड सेट ऑफ टैक्स पढ़े हो ना थोड़ा बहुत, एक चैप्टर पढ़े सेट ऑन सेट ऑफ, लॉसेस को एडजस्ट करना, इनकम को एडजस्ट करना, यहां भी वही हो रहा है। अगर तुम्हारे पास एलोकेबल सरप्लस बच जा रहा है तो अगले साल के एलोकेबल सरप्लस में ऐड करके बोनस कैलकुलेट करना, और अगर तुम्हारे पास इस साल लॉस आ जा रहा है, सर बचना छोड़िए, मिनिमम बोनस इतना सारा था कि मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं था, हमको एसेट बेच के लोन लेके मिनिमम बोनस देना पड़ा, तो हमने बोलता कोई बात नहीं, जितना का लॉस खाए हो ना उसको अगले साल के अवेलेबल सरप्लस से, एलोकेबल सरप्लस से माइनस कर लेना, फिर जो बचे उस पर बोनस कैलकुलेशन करना। तो अगर इस साल ज्यादा सरप्लस है तो ऐड कर लेना अगले साल, इस साल लॉस है बोनस बांटने के कारण तो अगले साल माइनस कर लेना प्रॉफिट से पहले, फिर बोनस कैलकुलेशन करना। बात क्लियर? तो प्रॉफिट को जब कैरी फॉरवर्ड करें उसको सेट ऑन बोलते हैं, लॉसेस को जब कैरी फॉरवर्ड करें उसको सेट ऑफ बोलते हैं। सेट ऑन कब होगा? देखो हम यहाँ पे बढ़िया से चार्ट में लिख दिया, आपको एग्जाम ओरिएंटेड याद रखना, तो इतने बात याद रखना है कि अगर आपका एलोकेबल सरप्लस जो है वो मिनिमम मैक्सिमम बोनस से भी अगर ज्यादा हो तो आप सेट ऑन करते हो, और अगर आपका एलोकेबल सरप्लस जो है वो मिनिमम बोनस से कम हो तो आप सेट ऑफ करते हो। कितने साल तक सेट ऑन सेट ऑफ कर सकते हो? अगले 4 साल तक। तो 2021-22 का अगर मेरे पास सेट ऑन है, मतलब एलोकेबल सरप्लस ज्यादा बच गया था, तो 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26 तक ये एडजस्ट होगा। उसके बाद ये लैप्स, अगर तब तक हम इसको यूज नहीं कर पाया तो क्या होगा, ये लैप्स हो जाएगा। हाँ एक और काम का बात, सर पहले 5 साल तक आपको सेट ऑन सेट ऑफ नहीं मिलेगा। जो नया कंपनी होता है उनको फर्स्ट 5 ईयर तक नो सेट ऑन सेट ऑफ, उसके बाद से ये कहानियां चालू होती, ठीक है। चलो अब एग्जांपल करते हैं, पिक्चर समझ में आ जाए। यहां बोल रहा है मान लो तुम्हारा ईयर 6 है, सर पहला 5 ईयर तक तो है ही नहीं सेट ऑन सेट ऑफ, तो उसका अगर वहां तक का कोई एलोकेबल सरप्लस कम या बेसी पड़ता तो उसको तो भूलते जाओ, तो इसीलिए सब में हम ईयर 6 से चालू किया। तुम्हारा ईयर 6 में मान लो मिनिमम बोनस आया था 2,000 रुपया, ठीक है। तुम्हारा मैक्सिमम बोनस का कैलकुलेशन आ रहा था 4,800 रुपया, और तुम्हारे पास बांटने के लिए एलोकेबल सरप्लस था 5,000 रुपया। तो पहले क्या चेक करोगे, क्या एलोकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से ज्यादा है? हाँ है, क्या देना चाहिए हमको? मैक्सिमम बोनस। तो सर आप 4,800 रुपया पहले तो बोनस दे दीजिए। बात क्लियर? अब सेट ऑन चेक करेंगे, अगला यहाँ पे सेट ऑन सेट ऑफ। तो सर अभी आपके पास एलोकेबल सरप्लस कितना था? 5,000, और आपका मैक्सिमम बोनस कितना आ रहा था? 4,800, यानी एलोकेबल सरप्लस मैक्सिमम बोनस से भी ज्यादा था। तो 200 रुपया जो बच गया वो अगले साल प्रॉफिट में ऐड, अगले साल के प्रॉफिट में ऐड कर लेना, बोनस कैलकुलेट कर, सेट ऑन होगा। वेरी गुड। तो देखो हम यही लिखा 200 एलोकेबल सरप्लस टू बी सेट ऑन, ठीक बात। अब आज 7th ईयर में क्या हुआ? सर 7th ईयर में आपका मिनिमम बोनस फिर 2,000 कैलकुलेट हुआ, मैक्सिमम बोनस फिर 4,800 ही कैलकुलेट हुआ। अरे सर नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं बदला है तो मिनिमम, और उनका सैलरी वेजेस में ज्यादा सर चेंजेस आए हुए हो तो दिक्कत नहीं, आपको तो 7,000 तक ही रुक जाना है।
कोई एम्प्लॉय का अगर 9,000 से 11,000 की सैलरी हुआ है तो उसको अगले साल 11,000 पे थोड़ी बोनस दे दोगे सर। मैक्सिमम 7,000 ही लेते हैं बोनस कैलकुलेशन के लिए वेजेस को। हाँ, कोई एम्प्लॉय का अगर 5,000 से 6,000 हुआ है उसके लिए बोनस का अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है, एक बार मानते हैं कोई चेंजेस नहीं हुआ था तो मेरा मिनिमम बोनस फिर से 2,000 है ये 7th ईयर में, और मैक्सिमम बोनस फिर से 4,800 ही आ रहा है। लेकिन सर इस बार अवेलेबल सरप्लस केवल 1,900 रुपये, मतलब एलोकेबल सरप्लस सॉरी। तो अवेलेबल सरप्लस जो था उसमें से जब कैलकुलेट करके 60 या 67% निकाले तो एलोकेबल सरप्लस बांटने लायक कितना निकला? केवल 1,900 रुपये। अब बोलो सर हमको मेरा पहले कैलकुलेशन क्या चेक करना है कि मिनिमम बोनस देना है कि मैक्सिमम बोनस देना है? चलो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? अगर आपका मिनिमम बोनस सॉरी एलोकेबल सरप्लस अगर मिनिमम बोनस से ज्यादा है तो आपको मैक्सिमम बोनस देना है। तो ये 1,900 2,000 को कंपेयर करने मत बैठ जाना, क्योंकि तुमको 1,900 नजर आ रहा है उसमें 200 ऐड करना भूल मत जाना। तो तुम्हारे पास 2,100 रुपये एलोकेबल सरप्लस है। हाँ, यही सेट ऑन सेटअप का कहानी बोलना था। ठीक, तो सर 2,100 रुपये मेरे पास एलोकेबल सरप्लस है और मेरा मिनिमम बोनस कितना है? 2,000। तो सर फिर से हम मैक्सिमम बोनस देंगे। हाँ, फिर से मैक्सिमम बोनस देना पड़ेगा 4,800 रुपये। बात क्लियर सर? लेकिन मान लीजिए अगले साल अगर ये 1,900 की जगह, अब हम मन से एग्जांपल बना रहे हैं, इस नोट्स में नहीं है, मान लो 2,100 की जगह मेरा ये जो अवेलेबल एलोकेबल सरप्लस है 1,500 आता। कितना आता? 1,500। तो सर अगर आपका ये फिगर 1,500 आता और पहले साल के लिए सेट ऑन का कितना फिगर है? 200। तो आपके पास कितना हो जाता? 1,700। तो फिर से क्या चेक करते सबसे पहले कि मिनिमम की मैक्सिमम क्या बोनस देना है? तो मेरे पास 1,700 है एलोकेबल सरप्लस और मेरा मिनिमम बोनस 2,000 है। सर आपके पास तो पैसा कम पड़ गया है ना? तो लेकिन मिनिमम बोनस तो आपको देना पड़ेगा, तो 2,000 रुपये पहले तो दे दीजिए। लेकिन सर अब मेरा नेगेटिव सरप्लस आ गया, ठीक बात? तो ये सेट ऑफ होगा अगले साल से। अब नेक्स्ट ईयर फिर देखेंगे एलोकेबल सरप्लस कितने हैं। मान लो नेक्स्ट 8th ईयर में मेरा एलोकेबल सरप्लस आता 3,200 रुपया, तो वहां पहले ये 300 माइनस होता, मेरे पास 2,900 बांटने के लिए होता, फिर हम मिनिमम मैक्सिमम चेक करते रहते। बात क्लियर है? तो आपने क्या दो इंपॉर्टेंट बात सीखी सर? पहला बात सीखिए कि पहले ये चेक करो कि मिनिमम बोनस देना है कि मैक्सिमम बोनस देना है। वो देने ही जब आप सेट ऑन सेटअप का रूल चेक करो। तो मिनिमम बोनस कितना है? 8.33 रुपीज 100 विच वेज लोअर। मैक्सिमम बोनस कितना है? 20% ऑफ द वेजेस। और बोनस कैलकुलेट करने के लिए वेजेस कौन सा लेना है सर? अगर 7,000 से कम है तो जो कम है वही लेना है, और अगर 7,000 से ज्यादा है तो 7,000 ही लेना है। बात क्लियर? उसके बाद सर देख लीजिए मिनिमम बोनस कब देना है। अगर मेरा एलोकेबल सरप्लस जो है वो मिनिमम बोनस से ज्यादा आ रहा है तो फिर मैक्सिमम बोनस देना है, और अगर मेरा एलोकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से कम आ रहा है तो मिनिमम बोनस तो देना ही। जो भी किए सेट ऑन सेट ऑफ वाला फिगर है वो अगले साल ऐड होगी फिर कैलकुलेशन के लिए। पॉइंट क्लियर है? तो बहुत कुछ पढ़ा दिया। हाँ, लेकिन काम कब आता है सबका सब? हम तो कल ही बोला था ये ऐसा कुछ है जो रियल लाइफ में फैक्ट्रीज वगैरह में बहुत होते हैं। किन किन के ऊपर बोनस एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं है सर? LIC, RBI, शिपिंग कंपनी, डॉक वर्कर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन लाइक रेड क्रॉस सोसाइटी, NGOs, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एम्प्लॉइज ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट्स, एम्प्लॉइज ऑफ IFCI, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, NABARD, UTI, IDBI, SIDBI, नेशनल हाउसिंग बैंक्स, इन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अरे सर क्यों? अरे बेटा ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, उनका खुद का एक्ट में बोनस का अपना रूल है। इन सब का खुद का एक्ट है ना, LIC का खुद का एक्ट है, RBI का खुद का एक्ट है।
इंडिया में शिपिंग कंपनी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पब्लिक सेक्टर, उनके लिए अपना बोनस का अलग क्राइटेरिया है। ये वाला जो कैलकुलेशंस का लॉजिक है ना, वो इन सेक्टर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं। ठीक है सर। अभी आप ऊपर एक बात बताए, पब्लिक सेक्टर यूनिट के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है ये एक्ट, कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019 या बोनस एक्ट, हाँ सर नहीं है। लेकिन कब कब ये पीएसयू के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा? अगर उनका अर्निंग टोटल रेवेन्यू ऑफ द पीएसयू जो है वो 20% से ज्यादा है, टोटल अर्निंग 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ पीएसयू ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विस, जो कि वो लोग प्राइवेट सेक्टर से कंपीट कर रहे हैं। तुम एक चीज गौर करना, तुम एक मोबाइल ये बीएसएनएल हो, बीएसएनएल, ठीक है, तो बीएसएनएल का इसी टाइप का प्रोडक्ट का राइवल कंपनी कौन है? एयरटेल, जियो, गुड आइडिया। तो तुम चेक कर रहे हो कि वो लोग कितना बोनस, वो लोग का कितना अर्निंग परसेंटेज है, प्रॉफिट, ठीक है, और तुम अपना भी चेक करते हो। अगर तुम्हारा खुद का यानी बीएसएनएल का जो अर्निंग परसेंटेज है वो 20% से कम आ जाता है, मतलब जितना टोटल सेल है उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालोगे ना, जीपी बाय सेल्स इनटू 100, तो फिर अगर तुम्हारा जीपी बाय सेल्स इनटू 100 करने पे जो परसेंटेजेस आ रहा है, या नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100 करने पे जो परसेंटेजेस आ रहा है, वो अगर 20% से ज्यादा आ रहा है और तुम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो जो कि प्राइवेट सेक्टर से कंपीट करती हो, तो तुमको भी बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। बात क्लियर है? एक और छोटा सा पॉइंट है, सब पेमेंट ऑफ बोनस कितना दिन में हो जाना चाहिए? 8 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हाँ, अगर तुमको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट परमिशन दे दे तो ये लिमिट 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब फाइनेंशियल खत्म होने के 2 साल के अंदर अंदर बोनस देने के लिए बोला जा सकता है, लेकिन जनरली रूल है 8 महीने। ठीक है। हाँ, अगर सर कोई डिस्प्यूटेड केस है, लेबर बोलता है इतना बोनस बनता है, एम्प्लॉय बोलता है इतना बनता है, एम्प्लॉयर बोलता है इतना बनता है, तो सर जिस दिन ये कोर्ट का डिसीजन आएगा, यहाँ अवार्ड का मतलब है कोर्ट का डिसीजन, तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर बोनस दे देना चाहिए। तो नॉर्मली 8 महीने फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर तुमको गवर्नमेंट परमिशन दे तो मैक्सिमम 2 साल तक अलाउड हो सकता है, और अगर तुम्हारा कोई डिस्प्यूट चल रहा है बोनस को लेके तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द अवार्ड बाय द कोर्ट, या जो भी वो अथॉरिटी है वहां से। ठीक, क्लियर है? फॉलोइंग एम्प्लॉइज आर एलिजिबल फॉर बोनस और नॉट। कुछ एग्जांपल में पूछ रहे हैं, आप आंसर करना। पार्ट टाइम एम्प्लॉय लाइक स्वीपर, सर पार्ट टाइम हो फुल टाइम हो सबको बोनस मिलेगा। वो एम्प्लॉय है कि नहीं हमको सिर्फ वो देखना था। सर कोई को पीस रेट पे वेजेस मिलता है, मतलब उसका कोई मंथली वेजेस नहीं है, जितना पीस बनाएगा उतना उसका वेजेस। अरे सर कैसे भी वेजेस मिलता हो, बोनस एक्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है। कोई सीजनल वर्कर है तो भी एप्लीकेबल होगा। सर आर्टिकल है या अप्रेंटिसशिप है यानी ट्रेनी है, नहीं एप्लीकेबल होगा। प्रोबेशनरी पीरियड है, एप्लीकेबल होगा। डिसमिस ड्यू टू मिसकंडक्ट, नहीं एप्लीकेबल होगा। लेकिन दोबारा तुमको जॉब पे रख लिया विद फुल वेजेस तो फिर एप्लीकेबल हो जाएगा। किसी एम्प्लॉय को कंपनी लात मार के निकाल रहा है, रिट्रेंचमेंट, तो भी उसको बोनस का तो हकदार है वो। जब तक है जॉब में उस ईयर का बोनस तो मिलेगा ही उसको। तो सर ये कुछ एग्जांपल आप ऐसे बनाए थे रैंडमली, लॉजिकली आपको समझ में आ रहा था। सर अगर कोई कंपनी बोनस एक्ट फॉलो नहीं करता है तो जो भी उसका एम्प्लॉय या ऑफिसर है उसको 6 महीने तक का जेल, 1000 या उससे ज्यादा का फाइन और बोथ। ठीक है। यहां पे ऊपर एक वर्ड बोला था ना, अवार्ड, 1 मंथ ऑन द डेट ऑफ अवार्ड। डिस्प्यूट के केस में ये अवार्ड का मतलब क्या है तो हम आपको पहले ही बोल दिया था। कोई कोर्ट का इंटरिम या फाइनल ऑर्डर आता है, लेबर कोर्ट, कोई इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, कोई नेशनल ट्राइब्यूनल्स, कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के चादर कोई भी कोर्ट। सीधा बात है सर, कोई भी लॉ अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो वो लॉ उसका सोल्यूशन करेगा कोर्ट या एनसीएलटी जो भी है, और वो जिस दिन से लेबर के फेवर में डिसीजन पास कर देगा उसके 1 महीने के अंदर अंदर उसको बोनस
मिल जाना चाहिए। बात क्लियर है? हाँ सर। सैलरी मीन्स, यहाँ पे हम आपको पहले बोल दिया था, ऑल रेम्यूनरेशन क्या लिखा है, कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन मनी एंड इंक्लूड डीए। यहाँ जनरली बेसिक प्लस डीए बोला जाए, ठीक है। हर वो चीज जिसको बेसिक सैलरी बोला जा सकता है प्लस डीए। लेकिन क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, कोई भी टाइप का अलाउंसेज, एचआरए, कोई ट्रैवलिंग या कन्वेंस अलाउंस। सर बोनस कैलकुलेशन में बोनस का फिगर इंक्लूड नहीं होगा सैलरी में। अरे ऑब्वियस सा बात है सर, बोनस कैलकुलेशन में बोनस कैसे इंक्लूड हो सकता है सैलरी का डेफिनेशन? रिट्रेंचमेंट, कंपनसेशन, ग्रेचुटी, ये सब एप्लीकेबल नहीं होगा। सर आप सीधा बोलिए ना, क्या एप्लीकेबल होगा? तो बेसिक सैलरी प्लस डी, ठीक है। हाँ सर। अगला टॉपिक क्या बोला है? हाँ, ये सब चीज को रिवाइज करने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बना रखा है गवर्नमेंट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करता है। इसके मेंबर्स कौन होंगे? एम्प्लॉयर, सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो कि 1/3, ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं लेबर एक्ट पढ़ते वक्त ही, और 5 सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के भी लोग होंगे। और इसमें 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर शुड बी वुमेन। तो 1/3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए टोटल के, और टोटल के 1/3 वुमेन भी होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करे या स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करे, दोनों के केस में यही रूल चलेगा, ठीक है। सर जिनके ऊपर स्टेट एक्ट एप्लीकेबल है, जिन पे स्टेट गवर्नमेंट का पीछे पड़ चुके हैं, उनके स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा उनके लिए रूल, उनके लिए कमिटी। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पे जिन पे एप्लीकेबल है उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी बनाएगी। इस कमेटी का मेन काम क्या है? मिनिमम वेजेस फिक्स करना, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना, वुमेन लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कैसे मिले इसके लिए प्लानिंग करना, और अदर मैटर इस कोड से रिलेटेड, कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019 से रिलेटेड। सर कोई एम्प्लॉय अगर मर गया तो किसको मिलेगा बोनस? उसकी फैमिली। पहले तो बोला नॉमिनी। अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो मतलब वो किसी का नाम दे के नहीं गया कि मेरे मरने के बाद किसको मिले, तो बोला गया जो भी तुम्हारे ऊपर अथॉरिटी है वो डील करेगा इस केस से। भाई तुम्हारा जो बात बोलने का वही था कि लीगल एयर, लेकिन वो लीगल एयर कौन होगा ये डिसाइड करेगा वो प्रॉपर अथॉरिटी, ठीक है। फिर एम्प्लॉयर का कोई जिम्मेदारी नहीं है, एम्प्लॉयर वो पैसा खाली उस अथॉरिटी को जमा कर देगा, सेंट्रल या स्टेट जो भी तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल है उस अथॉरिटी को, और वो अथॉरिटी इस पूरे मैटर को देखेगा किसको देना है किसको नहीं देना। लास्ट तक कोई को नहीं समझ में आया तो पैसा गवर्नमेंट की जेब में चला गया, ठीक है। जी सर। अब बस हो गया, और फटाफट वाला ऐसे ही टॉपिक से। हाउ क्लेम इज डिटरमाइंड एंड पेड, ये क्लेम कैसे कैलकुलेट होगा और कैसे पेमेंट होगा? सर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल अपॉइंट एन अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ गैजेटेड ऑफिसर। अगर डिस्प्यूट है ना, नॉमिनी तो बना के नहीं गए तुम, तो तुम्हारी जगह तुम तो नॉमिनी नहीं बनाए, और तुम्हारे तो 10 लीगल एयर हो सकते हैं ना। एक एम्प्लॉय है, उसकी वाइफ भी बोल रही है मेरे को मिलना चाहिए पैसा, उसके 4 बच्चे हैं वो भी बोल रहे हैं मेरे को मिलना चाहिए पैसा, उसके माँ बाप है वो भी बोल रहे हैं मेरे को मिलना चाहिए पैसा। तो फिर यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगा? सर वो गैजेटेड ऑफिसर के रैंक के आदमी को अपॉइंट करेगा। गैजेटेड ऑफिसर क्या होता है बेटा? सर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का लोग, या फिर कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज का प्रिंसिपल्स, कोई डॉक्टर लॉयर, इस टाइप के लोग। वो अथॉरिटी मैटर को हियर करेगा, हियरिंग करेगा और डिटरमाइन करेगा कि क्लेम कितना देना चाहिए, किसको देना चाहिए, कितना कॉम्पनसेशन या कितना क्लेम देना चाहिए, वो लोग डिसाइड करें। सर अगर डिस्प्यूट है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में तो कॉम्पनसेशन कितना हो सकता है? विच मे एक्सटेंड टू 10 टाइम्स ऑफ द क्लेम। ये बहुत बड़ा गजब बात बोले थे। क्या बोला? अगर मान लो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में डिस्प्यूट चल रहा है तो कोर्ट कितना तक, ये जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट करेगा वो गैजेटेड ऑफिसर को, वो मैक्सिमम कितना अमाउंट तक बोल सकता है? कॉम्पनसेशन प्लस क्लेम दोनों मिला के 10 टाइम्स ऑफ द क्लेम हो सकता है। मतलब एम्प्लॉय बदमाशी किया ना एम्प्लॉयर देने में पैसा, और ये वाला बात अभी जो पढ़ रहे हो सिर्फ और सिर्फ बोनस एक्ट के लिए नहीं पढ़ रहे हो, इसके पहले भी 3 एक्ट है ना इस चैप्टर में इंक्लूड, मिनिमम वेजेस एक्ट,
4 अमेंडिंग बढ़ाया था जो ये चैप्टर चालू किया था, कि 4 पहले एक्ट थे जिनको मर्ज अप करके अब एक एक्ट बन गया, तो ये उन सब के लिए बात कर रहे हैं। तो ये जो कमिटी आएगा, ये कमिटी एम्प्लॉयर का गलती पकड़ा तो क्लेम तो दिलवाए गए जितना तुम्हारा बनता है, प्लस तुमको कॉम्पनसेशन मिलेगा क्योंकि बॉस तुमको अरेस्ट करना चाह रहा था। तो कॉम्पनसेशन कितना हो सकता है? 10%, 10 टाइम्स ऑफ द क्लेम, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। सर बहुत बड़ा होता है 10 टाइम्स। और ये कितना दिन में पे करना पड़ेगा? जिस दिन से अथॉरिटी बोल देगा उसके 3 महीने के अंदर। इन लोगों को सिविल कोर्ट जितना पावर होता है। और अगर सर एम्प्लॉय ये क्लेम या कॉम्पनसेशन पे करने में फिर से फेल कर गया, तो इस अथॉरिटी को पावर है कि ये रिकवरी करवा सकता हो पैसा एसेट बिकवा के, मतलब लैंड रेवेन्यू रिकवरी जैसे होता है ना, कि तुम्हारा घर जमीन बिकवा के पैसा वसूल हो रहा है, वैसे लिमिट तक जा सकते हैं। कौन आदमी अथॉरिटी में केस फाइल करेगा? पहला बात तो 3 साल में केस फाइल कर लेना, तो खुद एम्प्लॉय फाइल कर सकता है। एम्प्लॉय अगर नहीं उतना पढ़ा लिखा नहीं जानता तो ट्रेड यूनियन उसकी जगह फाइल कर सकता है, उसका यूनियन। और अगर सर न तो यूनियन है ना एम्प्लॉय उतना कुछ जानता है, तो ये केस फाइल इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। इस चैप्टर में अपने बिगिनिंग में पढ़े थे कि कोर्ट एक आदमी को अपॉइंट करता है जो घूम के इन सब बातों पे नजर रखता है। अथॉरिटी अपॉइंट करते हैं इन लोगों को, उसको इंस्पेक्टर बोलते हैं। तो वो इंस्पेक्टर भी केस फाइल कर सकते हैं। तो अगर एम्प्लॉयर बदमाशी कर रहा है पैसा देने में या गलत क्लेम कैलकुलेट करके दे रहा है, तो फिर खुद एम्प्लॉय केस कर सकता है 3 साल के अंदर, या ट्रेड यूनियन, या फिर जिस इंस्पेक्टर को उस एरिया का जिम्मेदारी दिया गया उन फैक्ट्रीज पे नजर रखने का। एक सिंगल एप्लीकेशन भी हो सकता है अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज का केस है। बहुत सारे एम्प्लॉयज का अगर केस है तो एक सिंगल एप्लीकेशन से भी काम हो सकता है। बैलेंस शीट पीएल शुड बी एक्यूरेट, मतलब ऑडिटेड बाई कैग होना चाहिए या फिर ऑडिटर से ऑडिट होना चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो कैग, और अगर नॉर्मल है तो ऑडिटर से ऑडिट हुआ बैलेंस शीट पीएल को यह ऑथेंटिकेटेड माना जाएगा। क्योंकि एम्प्लॉयर तो ये बोल रहा है ना लॉसेस है, इतना प्रॉफिट नहीं है इसलिए इतना पैसा नहीं दे सकते, तो फिर ऑडिटेड बैलेंस शीट पीएल कोर्ट में जमा करना पड़ेगा। तो ट्राइब्यूनल के पास या एपेलेट अथॉरिटी के पास या आर्बिट्रेटर के पास ये बैलेंस शीट पीएल जो जाएगा वो ऑडिटेड वाला जाना चाहिए। इफ अबव मेंशन आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर ये लोग सेटिस्फाई नहीं हुए, मे टेक स्टेप टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी। इनको लग रहा है कि तुम्हारा जो तुम ऑडिट करके बता रहे हो ना, तुम्हारा ऑडिटर भी तुम्हारे साथ मिला हुआ है और वो जानबूझ के तुम्हारे फेवर में कम फिगर बता रहा है ताकि एम्प्लॉय को कम पैसा देना पड़े। तो ये लोग अपना ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। ये जो ऊपर पड़े ना अथॉरिटी, एपेलेट अथॉरिटी, ट्राइब्यूनल, आर्बिट्रेटर, ये लोग अपना आदमी अपॉइंट करेंगे, वो मेडिकल एक्यूरेसी चेक करेगा पूरा और फिर वो लोग डिसाइड करेंगे। पहले तो बोला जाएगा तुम अपना रिपोर्ट ले आओ अपने ऑडिटर से, लेकिन तुम्हारे रिपोर्ट्स पे डाउट है तो फिर दोबारा चेकिंग के लिए लोग अपना ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। इफ एग्राइड बाय डिसीजन ऑफ अथॉरिटी, तुम इन अथॉरिटी के डिसीजन से एग्राइड हो तो कहां जाओगे? नॉर्मल अथॉरिटी के डिसीजन से, पहला वाला जो प्लेटफॉर्म है, अगर तुम वहां पे एग्राइड हो तो 90 डेज के अंदर एपेलेट अथॉरिटी में चले जाओ। एपेलेट अथॉरिटी तुम्हारे केस को एक्सेप्ट करेगा अगर उसका सफिशिएंट रीजन दे पाओगे तुम। वो अनदर ऑफिसर अपॉइंट करेगा, बोलेगा जाओ दोबारा चेकिंग करके आओ और फिर अपना 3 महीने में डिसीजन दे। ठीक है, तो पहले अथॉरिटी के पास जाओ, वहां आ जाओ तो डबल ए यानी एपेलेट अथॉरिटी के पास जाओ। हर एम्प्लॉयर को बोला गया है कि वो अपने नेम, एम्प्लॉय का नेम, उसका रोल, उसका वेजेस, उसका बोनस, सब फिगर को प्रॉपर रजिस्टर में मेंटेन रखें। ठीक है, ये सब कुछ बड़ा बात नहीं है, नॉर्मल बात है। जिन एस्टेब्लिशमेंट में 5 से कम स्टाफ है और वो ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर या डोमेस्टिक पर्पस का काम करता है और उसके पास रीजनेबल प्रूफ है कि मेरे पास इतना कम स्टाफ है, तो हम डिटेल मेंटेन नहीं कर सकते, उसको ये रजिस्टर मेंटेन नहीं करना। ऊपर एक आदमी का नाम पड़ेगा ना, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। वो कौन होता है?
सर वो अपॉइंटेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है हर ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से। वो इंस्पेक्टर का काम है इंफॉर्मेशन मांगना, एस्टेब्लिशमेंट को टाइम टू टाइम आगे चेक करना, फिजिकली चेक करना, ऑनलाइन डिटेल्स मांगना, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स ये सब जमा करने का काम उस इंस्पेक्टर का होता है। इसका और क्या काम है? ही और शी में एडवाइज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिगार्डिंग द रूल्स। उसका और भी काम होगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट मांगना या इंफॉर्मेशन चेक करना उसका मेन काम नहीं है। तो उसके अलावा उसका क्या काम है? सर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के एडवाइजर की तरह काम करेगा, उनको गाइड करेगा, टाइम टू टाइम चीज़ों को इंस्पेक्ट करेगा, प्रेमाइसेस में आके एग्जामिन करके जाएगा, सब ठीक है तो सर्च कर सकता है, सीज कर सकता है, इन डॉक्यूमेंट्स का कॉपीज ले जा सकता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा अगर उसको कुछ गड़बड़ लग रहा है तो। नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर दिस कोर्ट अनलेस इशू। हाँ, कोई कोर्ट डायरेक्टली केस नहीं लेगा। पहला पावर अथॉरिटी को, दूसरा पावर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, तीसरा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। अगर इन लोगों को लग रहा है ना कि मैटर हमसे नहीं संभल रहा है तब मैटर कोर्ट ले सकता है। कोर्ट अपने मन से इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कहानी है उसको डायरेक्टली नहीं ले। ठीक है, लास्ट एक दो टॉपिक और है। पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को क्या पावर है? सर पेनल्टी इंपोज करने का पावर है। पेनल्टी इंपोज करने के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का कोई आदमी होगा ना जो ये सब काम देखेगा, वो कौन होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी के रैंक का आदमी या फिर स्टेट गवर्नमेंट के सच रैंक का आदमी, उसी को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का ये काम दिया गया। वो इंक्वायरी करेगा, एक्शन लेगा। अगर उसको लगता है कि क्राइम हुआ है, मतलब लेस वेजेस पेड है, तो वो 50,000 तक का फाइन लगाएगा। अगर उसको लग रहा है क्राइम बार बार कंटिन्यू हो रहा है, 5 साल में दोबारा एक बार और यही कंपनी फिर से इसी गड़बड़ी में पकड़ा गया, तो उसके एम्प्लॉइज को ऑफिसर को 3 साल तक का जेल, 1 लाख तक का फाइन लगाएगा। तो ये तो था लेस वेजेस पेड का। अगर और कोई क्राइम है तो 20,000 तक का फाइन, और अगर वो क्राइम कंटिन्यू रहता है तो 1 महीने तक का जेल और 40,000 तक का फाइन और बहुत। तो अगर ये जो बोला जा रहा है ना ऊपर, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला रैंक का आदमी, वो आपको अगर आप कम वेजेस देने की गिल्टी पाए जाते हो एज एन एम्प्लॉयर तो 50,000 का फाइन, 3 महीने का जेल, और अगर ये कंटिन्यू है तो 1 लाख का और फाइन। और अगर अदर कोई क्राइम है तो 20,000 का पहली बार फाइन, क्राइम कंटिन्यू मिला तो 1 महीने तक का जेल और 40,000 तक का फाइन। अगर आपके यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, ये वाला क्राइम मिलता है तो 10,000 रुपये तक का फाइन। अगर क्राइम कंपनी कर रहा है तो एवरी पर्सन इन्वॉल्व विल बी पनिश्ड। कंपनी, एओपी, बीआई का हर वो ऑफिसर को ये पनिशमेंट मिलेगा सबको। हाँ, अनलेस ये कोई प्रूव कर दो कि मेरे को पता नहीं था, कोई और ऑफिसर ये गलती की है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस क्या होता है? आखिरी टॉपिक आ गया। इंस्टीड ऑफ जेल इंक्रीजिंग द फाइन। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, ये वर्ड बहुत अच्छे से सुनना अंकित है, बहुत काम का वर्ड है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है सजा कम करना, तो जेल की जगह फाइन होने का बात हो रहा है। अगर ऐसा कोई क्राइम है जिसमें सिर्फ जेल ही है तब फिर वो फाइन में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई क्राइम है जिसमें जेल और फाइन दोनों का ऑप्शन है तो वहां जेल हटा के फाइन को बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा कोई क्राइम है जिसमें सिर्फ जेल ही है सजा, फाइन का सजा है ही नहीं, तब फिर कंपाउंडिंग नहीं होगा, तब जेल ही जाना पड़ेगा। वरना तो बेटा हर क्रिमिनल यही करता ना। लेकिन जहां जेल और इम्प्रिजनमेंट दोनों है, जेल और सॉरी फाइन पेनल्टी दोनों है, तो वहां पे लॉ ये बोलना चाहता है कि ये ऐसा से जुर्म नहीं कि हर बात पे जेल डाल ही दो। ठीक है, अगर तुमको लगता है ये भूल से हुआ है या पहली बार हुआ है तो कोई बात नहीं, फाइन बढ़ा लो, ठीक है, जेल में मत डालो। तो यहाँ पे ये बोला नॉट बीइंग एन ऑफेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ओनली। अगर सिर्फ इम्प्रिजनमेंट का ही ऑफेंस है तो कंपाउंडिंग नहीं होगा। और अगर सेकेंड टाइम सेम ऑफेंस के साथ फिर से पकड़े गए विद इन 5 years तुम कैन नॉट बी अगेन कंपाउंडेड। तब फिर तुम एक बार गलती में पकड़े गए, फिर 3 साल बाद सेम मिस्टेक में पकड़े गए, पिछली बार तो जेल हटा के फाइन बढ़ा दिए थे, इस बार नहीं होगा, इस बार जेल जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर ये क्राइम 5 साल के बाद दोबारा हो तो फिर से कंपाउंडिंग पॉसिबल है।
ठीक है, ये बात तो हम ऊपर ही बोल दिया था। नो पावर टू कोर्ट, कोर्ट डायरेक्ट कोई केस एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, अथॉरिटी के अगेंस्ट, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के अगेंस्ट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस नहीं बनेगा अगर वो लोग गुड फेथ में काम किए तो। ऑफिसर, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या अथॉरिटी अगर लोग गुड फेथ में काम किया तो इनके अगेंस्ट कभी कोई केस नहीं होगा। और ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके होगा? हर बार एम्प्लॉयर के गले में। एम्प्लॉय को साबित नहीं करना है, हर बात साबित किसको करना पड़ेगा? एम्प्लॉयर को। ठीक है, अगर कोई और लॉ कोई और बात बोल रहा है और ये वाला लॉ एक बात बोल रहा है, कौन सा वाला बात फॉलो होगा? कोड ऑफ वेजेस एक्ट एक बात बोल रहा है, वेजेस के बारे में, मिनिमम वेजेस के बारे में, बोनस के बारे में, और कोई लॉ दूसरा बात बोल रहा है, तो यही वाला एक्ट फॉलो होगा। ठीक है, यहाँ पे पावर दो एड में बांटा गया, सेंट्रल और स्टेट, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत ये वाला बात भी आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, आखिरी टॉपिक ये। हाँ, चैप्टर खत्म। अगर कोई एम्प्लॉयर गिल्टी पाया गया लेकिन बाद में वो ये साबित कर दिया कि ये गिल्टी मेरा नहीं था, मेरा एक एम्प्लॉय किया था और मेरे को ये बात बताया नहीं गया था, तो फिर एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होगा। अरे भाई, बड़ा कंपनी में बड़ा 50 फैक्ट्री होते हैं। अब एक फैक्ट्री में एक वर्कर के साथ ये गलती बदमाशी किया गया, तो हर बात अंबानी को या जो बड़ा बिजनेसमैन है उसको पता होगा क्या? नहीं। तो वो अगर ये साबित कर दिया कि उस ब्रांच का जो मैनेजर था वो ये गलती किया और छुपा के किया मेरे से, तो फिर वो बच जाएगा। लेकिन उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हम प्रॉपर केयर रखे थे। ठीक है, तो फिर जो अदर पर्सन कमिट किया है वो लायबल हो जाएगा। और ये वाला बात भी आप पिछले एक्ट में पढ़ चुके हैं, चैप्टर में। नो डिक्री ऑन अमाउंट डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एम्प्लॉय को देने के लिए जो पैसा एम्प्लॉयर जमा किया है, कि अगर हम केस हार गए तो पैसा एम्प्लॉय को चला जाएगा, उसके ऊपर कभी कोई डिक्री नहीं हो सकता। डिक्री क्या होता था, याद है? डिक्री याद है? मतलब जो पैसा दिया वहाँ पे जमा देना पड़ता है ना। तो उस पर डिक्री नहीं हो सकता। ये क्या बोलना चाहते हैं? डिग्री नहीं, डिक्री, DECREE। सुनो, डिक्री क्या होता है अंकिता? तुम एक एम्प्लॉय हो एक कंपनी में, तुम्हारा बाहर में भी कोई ऑफिस चला, तुम्हारा बैंक लोन बाकी था, तो कोई भी कोर्ट दुनिया का ये नहीं बोल सकता कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को जो वेजेस के नाम पे पैसा जमा किया गया एम्प्लॉय को देने के लिए, उसको रोक लो वो लोन चुकाने के लिए, एम्प्लॉय को मत दो। ये नहीं हो सकता। ये बात तुम ग्रेजुएटी में भी पढ़े थे ना? यहाँ भी वही सेम बात। थोड़ा, हाँ, यहाँ भी सेम बात। तो ये है कोड ऑफ वेजेस एक्ट।